एक बार पुनः स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे देना है। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का पूर्णांक कितना है, 70 अंकों का। और आपको जो पेपर मिलेगा हिंदी विषय का, उसका भी पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। और समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट के लिए आपको समय दिया जाएगा आपको पेपर हल करने के लिए। और यहां पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। नोट लिखा है, पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा नोट क्या है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। और तीसरा है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना है। और यदि आपने अभी तक ओएमआर शीट भरने का तरीका ना सीखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है और प्रश्नों के उत्तर कैसे भरने हैं। आप तुरंत उन वीडियोस को देख लें, अन्यथा यदि आप ओएमआर शीट को भरते समय गलतियां करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए आपको बहुत जरूरी है यह जानना कि ओएमआर शीट आपको कैसे और किस तरीके से भरनी है। तो खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। खंड बा में कितने अंकों के, 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में नहीं भरना है। तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए खंड आ के महत्वपूर्ण प्रश्न इस मॉडल पेपर के, और साथ ही साथ मैं आपको उत्तर भी बताता चलूंगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस के द्वारा मैं आप सभी की बेहतर तैयारी कराऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा की। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। पहला है शुक्ल युग, दूसरा विकल्प है शुक्लोत्तर युग, तीसरा विकल्प है भारतेंदु युग और चौथा विकल्प है स्वतंत्रोत्तर युग। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो यह पत्रिका है किस युग की, भारतेंदु युग की। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और यहां पर यह प्रश्न जो पूछा गया है 1 नंबर का पूछा गया है, यानी खंड आ में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और हर एक प्रश्न से मैं आपको 2 प्रश्न जरूर बताऊंगा। यहां पर कवि वचन सुधा जो पत्रिका है यह भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। और कवि वचन सुधा का संपादन या प्रकाशन किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। पहला विकल्प है इंदुमती, दूसरा विकल्प है रानी केतकी की कहानी, तीसरा विकल्प है उसने कहा था और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो पहला ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, पहला ही विकल्प सही है। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और यह किसकी रचना है, तो इंदुमती किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। और यह कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो यहां पर पहला विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी की, दूसरा है इंसान अल्लाह खां, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा विकल्प है प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है,
इंसा अल्लाह खां जी की रचना है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर और चौथा विकल्प है देवकी नंदन खत्री। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं, गोदान गबन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, गोदान गबन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। और ये सभी रचनाएं किस विधा पर आधारित हैं? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि गोदान किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा पर। यानी ये जो रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहां से प्रश्न जरूर बनेगा आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है यहां पर 5वें नंबर का, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? पहला विकल्प है भारतेंदु युग के, दूसरा है द्विवेदी युग के, तीसरा है छायावादी युग के और चौथा विकल्प है प्रगतिवादी युग के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे या किस युग में इन्होंने लेखन कार्य किया था? तो द्विवेदी युग के लेखक थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? यानी भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? पहला विकल्प है 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, दूसरा है 1868 से 1900 ईस्वी तक, तीसरा है 1890 से 1920 ईस्वी तक और चौथा है 1900 से 1930 ईस्वी तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? दूसरा विकल्प सही है, 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की भाषा है? पहला विकल्प है ब्रज, दूसरा विकल्प है अवधी, तीसरा विकल्प है डिंगल और चौथा विकल्प है भोजपुरी। तो आदिकाल की भाषा कौन सी मानी जाती है दिए गए विकल्पों में से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदिकाल की भाषा डिंगल भाषा मानी जाती है। किस भाषा में आदिकाल में लेखन कार्य हुआ था? डिंगल भाषा में हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति काल का समय क्या है? तो पहला विकल्प है यहां पर 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, दूसरा विकल्प है 743 से 1343 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1000 से 1245 ईस्वी तक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है अथवा भक्ति काल की कालावधि क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है चारण काल, दूसरा है वीर गाथा काल, तीसरा है अपभ्रंश काल और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। यानी उपर्युक्त सभी के नाम से आदिकाल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? पहला विकल्प है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा विकल्प है केशवदास और चौथा विकल्प है नरोत्तम दास। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास को। और यहां पर सूरदास जी को कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। मैंने आपको एक साथ दो जानकारियां प्रदान कर दी हैं, यानी दो प्रश्नों को तैयार करवा दिया है। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को माना
माना जाता है? और कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? सूरदास जी को माना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है? और यहां पर पहला विकल्प है करुण रस, दूसरा विकल्प है अद्भुत रस, तीसरा विकल्प है वीर रस और चौथा विकल्प है शांत रस। तो दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, वीर रस। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। तो यहां पर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है या श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? तो यहां पर आपको मैं विकल्प बता दूं, पहला है रति, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण और चौथा विकल्प है शांत। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक सामान्य सी ट्रिक बता देता हूं रस और स्थायी भाव याद करने की। रस व उनके स्थायी भाव याद करने की एक सामान्य सी ट्रिक है, बिल्कुल छोटी सी, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। यहां पर रस याद करने की ट्रिक है कौन सी? स्रहा करौबी भवी असा। इसका वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक एक अक्षर से बनने वाले रस यानी रस के नाम को बताया है और एक एक अक्षर से बनने वाले स्थायी भाव के नाम को भी बताया है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। स्रहा करौबी भवी असा। और स्थायी भाव याद करने की ट्रिक क्या है? रहा सोक्रो उभजु बिस। स्रहा करौबी भवी ऐसा रस याद करने की ट्रिक है और रहा सोक्रो उभज बिस अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक है। सिर्फ 2 मिनट में आपको रस व उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, आप उसे जरूर देख लें। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति हो जाएगा। पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है। पहला विकल्प है शोक, दूसरा है उत्साह, तीसरा है क्रोध और चौथा है भय। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहां पर पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा विकल्प है अव्ययी भाव समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, वह कौन सा समास होता है या उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और यहां पर पंचवटी में पहला पद या पहला जो है शब्द जो है पंच है, जो कि गिनती बता रहा है किसकी? 5 गिनतियों को बता रहा है। पंचवटी यानी 5 वटों का समाहार या समूह, इसलिए यहां पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला प्रश्न है उसका विद्यालय कहां है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। पहला विकल्प है प्रश्नवाचक, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा विकल्प है अल्प विराम और चौथा विकल्प है योजक। तो उसका विद्यालय कहां है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहां पर आप देख रहे हैं वाक्य में पूछा जा रहा है क्या? प्रश्न पूछा जा रहा है उसका विद्यालय कहां है, यानी कोई आपसे प्रश्न कर रहा है उसका विद्यालय कहां है। तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा?
प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्ह से भी रिलेटेड एक प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है यहां पर, काठ शब्द का तत्सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काष्ठ शब्द का तत्सम है, पहला विकल्प है लकड़ी, दूसरा विकल्प है काष्ठ, दूसरा के बाद जो तीसरा विकल्प है डाल, और चौथा विकल्प है पेड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, काष्ठ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग्य शब्द का विलोम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला जो है विकल्प दिया गया है कुशल, दूसरा है अयोग्य, तीसरा है दक्ष, चौथा है निपुण। तो यहां पर पूछ रहा है योग्य शब्द का विलोम क्या है, यानी उल्टा क्या है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी खा वाला विकल्प सही है। योग्य का विलोम क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्न में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है। एक प्रश्न पर्यायवाची से भी बनेगा। निम्न में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है। पहला विकल्प है पीयूष, दूसरा विकल्प है सुधा, तीसरा विकल्प है अहम, और चौथा विकल्प है अमीय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है, अहम। अहम जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पीयूष, सुधा और अमी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पावकः का संधि विच्छेद है। तो पहला विकल्प है पौ प्लस अकः, दूसरा है पा प्लस अकः, तीसरा है पौ प्लस अकः, और चौथा विकल्प है पाव प्लस काह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पावकः का संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस अकः, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, त्वत किस विभक्ति व वचन का रूप है। तो यहां पर पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तीसरा है पंचमी विभक्ति एक वचन, और चौथा है विकल्प प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति एक वचन। और यहां पर आप देख सकते हैं, खंड बा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर का, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21 का के अंतर्गत एक गद्यांश दिया गया है और 21 खा के अंतर्गत भी एक गद्यांश दिया गया है। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, यहां से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे। और आपको क्या करना है, जल्द से जल्द कमेंट कर देना है, ताकि मैं खंड बा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर का, यानी 21वां प्रश्न, इस प्रश्न का मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा सकूं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।